हमारे बाजार में हुआ बहुत बड़ा क्रैश, लेकिन इसका इंपैक्ट सिर्फ इंडिया तक क्यों था? कल जो नैस्डैक का बाजार था उसके अंदर एक अच्छा मूव दिखा और करीब करीब 1.5% से ज्यादा नैस्डैक कल बढ़ता हुआ दिखा था। इसी के साथ साथ ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिसके अंदर जो प्रमोटर है उसने अपना स्टेक बेचा। और जब मैं कल रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक ऐसी चीज मिली जिसको देख करके मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सिर्फ इंडिया के लेवल पर अच्छी है या फिर नहीं है। सो इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं बोलूंगा ये पूरी वीडियो देखना। आपको मैं एक ऐसा पर्सपेक्टिव दूंगा जो मैंने आई थिंक 2 या 3 दिन के बाद समझा है और आप देखोगे इनकंसिस्टेंट हुई है वीडियो, क्योंकि अब मैं ये सोच रहा हूं कि क्या लॉन्ग टर्म में इंडिया में पैसा बन सकता है। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे बाजार के साथ। हमारे बाजार के अंदर हमें तबाही देखने को मिली। सुबह आंख खोलते ही जो पोर्टफोलियो था वो लालम लाल हो गया था। ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि अच्छे करे, बाकी ज्यादातर स्टॉक्स ने बुराई करा है। लेकिन ये जो गिरावट हुई ये हुई क्यों? अगर आप डॉलर टू आईएनआर देखोगे तो $1 इक्वल्स टू 94 आईएनआर हो चुका है। मतलब ये एशिया के अंदर वन ऑफ द वीकेस्ट करेंसी उभर के आ रही है, जहां पे जो आईएनआर है वो लगातार डेप्रिशिएट करता जा रहा है। अब यहां पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडिया का आईएनआर गिर रहा है, प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जो नैस्डैक है ये यहां पर ग्रो करता हुआ दिखा और बाकी की जो एशियाई करेंसी है वो इतना ज्यादा नहीं गिर रही जितना यहां पे आईएनआर गिर रहा है। और ये जो इशू है जो कि एक टाइम पे छोटा लग रहा था ये अब बढ़ता जा रहा है। ये सेम इशू हिस्टोरिकली अलग अलग इकोनॉमी के अंदर होता हुआ दिखा। अब जब मेरे को ये चीज समझ आई कि भाई यहां पर गिरावट हो रही है तो एग्जैक्टली आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, करेंसी के वीक होने से पर्सनली क्या इंपैक्ट आएगा इंडिया के ऊपर, इंडिया के पास कौन सा एडवांटेज है, कौन सा मोट है जिस वजह से हम ये कह रहे हैं कि आने वाले 20 साल तक इंडिया में पैसा बनेगा। ठीक है, अब ये भी डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि चाहे इकोनॉमी अच्छी कर रही हो चाहे इकोनॉमी बुरी कर रही हो, अपॉर्चुनिटीज हर जगह होती हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे तो यहां पर 21 का पी आ चुका है और इस समय पे जो बाजार है इसमें गिरावट की वजह से चांसेस हाई है कि थोड़ा बहुत अगर गिर जाता है तो ये जो वैल्यूएशन है ये हमारी 20 के पीई के आसपास आ जाएगी। अगर आप हिस्टोरिकल पी की बात करोगे तो हिस्टोरिकल पी हमारे फेवर में इस समय पे 22-23 का पी हमेशा एक्सपेंसिव होता है इंडियन बाजार के केस में। अभी का जो पी है ये आपको सस्ता दिख रहा है रिलेटिवली जो हमने पास्ट में अपने पी देखे हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम क्या है इसको समझो कि हमारा जो करंट वैल्यूएशन है ये सस्ता है, पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे ईपीएस के नंबर नहीं आ रहे हैं, कंपनी रेवेन्यू नहीं कमा पा रही है। कल एचसीएल का रिजल्ट आता है और एचसीएल 10% गिर जाता है। अब ये जो एक फॉल आया ये एक बड़ा कंसर्न था, क्योंकि जो हमारे एचसीएल के कल नंबर आए, अगर नंबर देखोगे तो इसमें कोई बुरी चीज नहीं दिख रही। आप देखो जो टॉप लाइन है ये भी ग्रो कर रहा है, जो बॉटम लाइन है ये भी ग्रो कर रहा है और जो क्वार्टर के नंबर थे ये भी काफी अच्छे आए थे। पर प्रॉब्लम यहां पर क्या आ रही है, यहां पर आप देखो जो ईपीएस है इसने भी अच्छा ग्रो करा, तो आप बोलोगे कि भाई ईपीएस भी अच्छा ग्रो कर रहा है, हाँ, लेकिन जो फॉरवर्ड ईपीएस है उसके अंदर प्रॉब्लम है। मतलब जो पीटर लिंच की एक थ्योरी है जिसको हम पीजी रेशियो कहते हैं, आप रिसेंटली काफी मेरे मुंह से सुन रहे होगे क्योंकि मैं पीटर लिंच को काफी क्लोजली इस समय पे फॉलो कर रहा हूं और उनकी एक एक थ्योरी को डिटेल में समझ रहा हूं, क्योंकि उनकी जो थ्योरी है वो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आती है जो करंट मार्केट में अप्लाई हो सकती है। अब यहां पे जो फॉरवर्ड ईपीएस ग्रोथ है मतलब अर्निंग पर शेयर ये आने की उम्मीद कम है, ऐसा एचसीएल के प्रमोटर्स ने खुद बोला है कि हम 3 से 6% के बीच में ग्रो कर पाएंगे। एचसीएल जो है वो एक एसेट लाइट मॉडल के ऊपर काम करता है। अब एसेट लाइट मॉडल क्या होता है, लेट सपोज आपके पास 10 बंदे हैं और वो काम कर रहे हैं 100 क्लाइंट का। अब जो क्लाइंट है वो 100 की जगह 200 हो जाए तो क्या वही 10 बंदे 200 लोगों का काम कर सकते हैं? नहीं, शायद 10 नहीं कर सकते, आपको 12 करना पड़ेगा, 15 करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपको डबल नहीं करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आपका जो इनपुट कॉस्ट है वो कम रहेगा। अब इसको कहते हैं एसेट लाइट मॉडल। अब जब एसेट लाइट मॉडल होता है तो यहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिजनेस ग्रो करेगा एटलीस्ट 10 से 15% के आसपास। वहीं पे जो एचसीएल है उसने बोला नहीं हम तो सिंगल डिजिट में ग्रो करेंगे, तो 10% का क्रैश आ गया। अब जब ये चीज आती है तो एक चीज रिवील कर देती है हमारी मार्केट। अब हमारी मार्केट के अंदर आप जरूर कह सकते हो कि वैल्यूएशन कम है, लेकिन जो ईपीएस ग्रोथ है इसके आने के चांसेस भी कम लग रहे हैं, क्योंकि ये जो निफ्टी 50 है इसके अंदर जो 50 कंपनियां हैं, अगर इनके रेवेन्यूज बढ़ते रहेंगे तभी ईपीएस के अंदर ग्रोथ आएगी। अगर ईपीएस के अंदर ग्रोथ आएगी तभी जाकर के ये जो हमारा इंडेक्स है वो सस्ता होगा। एग्जांपल के तौर पर इसको ध्यान से सुनना, मुझे पता है थोड़ा सा
टेक्निकल हो रहा होगा, मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज करो आज आपको ये 21 का पीई दिख रहा है। हमारी जो निफ्टी 50 है वो सारी कंपनीज कहती हैं कि जो हमारे एस्टिमेटेड अर्निंग्स है वो क्या होगी, वो हमारे सिंगल डिजिट में आ जाएगी। तो यही सेम प्राइस के ऊपर जो आपका पीई आपको देखने को मिल रहा है, ये 21 की जगह 25 हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ खत्म हो चुकी है और आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, क्योंकि वैल्यूएशन आपको मिलती है फ्यूचर के ऊपर। मतलब आप कह रहे हो कि निफ्टी 50 से अगर मैं 1 रुपए कमाना चाहता हूं तो मैं 21 रुपए का प्रीमियम इस इंडेक्स को दे रहा हूं। यह एक रिस्क है जो कि अब इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। इंडिया हमेशा जो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखा जाता था वो हाई देखा जाता था और वो जस्टिफाई करता था, क्योंकि जो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ थी वो 7 से 9% के बीच में रही है। 7 से 9% की अगर आपकी जीडीपी की ग्रोथ रहती है ये अच्छी है। और आज की डेट के अंदर भी मैं मान लो, अगर मैं ऑफिशियल डेटा को कह दूं कि ये जो ग्रोथ है ये सही है, तो भी ये जीडीपी के अंदर ग्रोथ हमारी ठीक है। बट प्रॉब्लम यहां पर क्या है, जीडीपी कितना भी बढ़ जाए लेकिन अगर आपकी करेंसी वीक हो जाएगी तो ये एक ब्लंडर पैदा करती है। अगर आप अभी तक यहां पे ध्यान से सुन रहे हो तो आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए, और नहीं आया इसका मतलब है कि आप अपने पैसों के साथ सीरियस नहीं हो। वो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई अगर आप चाइना को देखोगे तो चाइना ने जिस 30 सालों के अंदर एक बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखाई, उसमें तो चाइना की करेंसी भी वीक हुई है और जीडीपी के नंबर भी बने हैं। और आज की डेट में जो चाइना है वो सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी में से आता है। बात बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। यहां पे प्रॉब्लम क्या है चाइना और इंडिया के अंदर, कि जो चाइना है उसकी करेंसी वीक होना चाइना के फेवर में काम करता है, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग हब है। इंडिया के अंदर हमारी जो करेंसी है अगर वो वीक होती है तो ये हमारे अगेंस्ट काम करता है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट इतना नहीं करते जितना इंपोर्ट करते हैं। अगर आप हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेटा मैच करोगे तो यहां पे हम नेट इंपोर्टर हैं। इसी के साथ साथ जो बाहर के बच्चे इंडिया पैसे भेजते हैं उससे हम सरप्लस जाते हैं, नॉर्मली देखा गया है। बट यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि बाहर के बच्चे इंडिया में पैसा भेजना भी हो सकता है आने वाले टाइम पे कम कर दें, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि मैं यहां से मान लो $100 भेजता हूं, यूएस से कोई बच्चा भेज रहा है इंडिया के अंदर, अब वो जो $100 है यहां करके तो बहुत ज्यादा बन गए, लेकिन अगर वो करेंसी और गिरती चली गई तो प्रॉब्लम ये है कि डॉलर के लेवल पर आप कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे, राइट। तो ये एक मेजर रिस्क बन रहा है इस समय पे इंडिया के साथ, जिस वजह से जो हमारी जीडीपी के नंबर है, जिसको हम कह रहे थे ना आज तक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये खराब हो गई और हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। और ये बहुत बड़ा झटका है। आप देखोगे जापान के साथ भी ये हुआ था। जापान एक टाइम पे माना जाता था कि भाई ये तो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, सरपास कर देगा यूएसए को। जापान के साथ क्या हुआ, वो भी 3rd लार्जेस्ट, 2nd लार्जेस्ट बना और उसके बाद खिसकना शुरू हो गया और एकदम पीछे चला गया। आज जो जापान की इकोनॉमी है वो नंबर 1 होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ गलत डिसीजन की वजह से, पॉलिटिशियन के कुछ गलत डिसीजन की वजह से, कुछ गलत रूल की वजह से और यूएस की चालाकी की वजह से जो जापान की इकोनॉमी है और जो यूएस की इकोनॉमी है, अभी बहुत बड़ा गैप अभी भी बाकी है। और जो दुनिया की सबसे बड़ी 50 कंपनियां होती थी उसमें से 30 से 35% जो कंपनियां थी वो जापान की हुआ करती थी। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब जापान काफी तेजी से ग्रो हो रहा था, लेकिन फिर वहां पे एक इशू आता है और आज की डेट के अंदर जापान की कंपनीज बहुत ही रेयर बची है जो कि टॉप 50 के अंदर आती होंगी। तो क्या ये सेम चीज इंडिया के साथ नहीं हो सकता? आप बोलोगे यार जापान ग्रोन था, डेवलप्ड था, इंडिया एमर्जिंग है, ये सब आप गलत समझ रहे हो, क्योंकि आप वियतनाम उठा सकते हो, आप इंडोनेशिया उठा सकते हो। अगर आपको डेवलप्ड देखना है तो आप यूएस उठा सकते हो। अगर आपको डेवलप्ड में और अच्छा ग्रो करता हुआ देखना है आप देख सकते हो यूके देख सकते हो, उसकी इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है। अगर आप चाइना को डेवलप्ड नेशन नहीं मानते तो पता नहीं किसको मानोगे, वो 2nd लार्जेस्ट बनी हुई है। और चाइना के अंदर भी ये दिक्कत आई थी 2020 में जब उनके रियल एस्टेट क्राइसिस शुरू हो गए थे, ठीक है। तो हर इकोनॉमी में एक डाउन साइकिल आता है जहां पे जो स्टॉक मार्केट है वो 50 to 60% के आसपास क्रैश करती है। अब जब मैंने ये चीजें समझी तो मैं इसमें कन्विंस नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने फिर प्रमोटर्स की बात सुनी। काफी सारे प्रमोटर्स हैं जो कि अपना जो स्टॉक है वो बेच रहे हैं और यहां से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ऑब्वियस रीजंस, कुछ ने एफआई को बेच दिया है कंपनी को ग्रो करने के लिए, कुछ ने कैश आउट कर लिया अपना स्टेक बेच करके, लेकिन प्रमोटर्स दबा करके बेच रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को। अगर आपको देखना हो तो ये स्क्रीनर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वेन्यू गोपाल ने ये स्क्रीनर बनाया है, ठीक है, तो शाउट आउट मैं उन्हें दे रहा हूं। ये आप जाकर के देख सकते हो कि भाई किसने स्टेक बेचा है, कौन कौन से प्रमोटर ने स्टेक बेचा है। अब प्रमोटर कौन होते हैं? सबसे पहले वो टॉप 1% के भी टॉप 1% होते हैं इंडिया के अंदर, जिन्होंने कुछ मेजर उखाड़ा है, जिनके पास $multi-million है, जिनके पास काफी बड़ा पैसा है।
वो होते हैं प्रमोटर्स जो कि स्टॉक मार्केट पे भी लिस्टेड है। अब वो बेच रहे हैं, मतलब क्या है, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें समझ आ रही हैं जो शायद आपको और मुझे नहीं आ रही होंगी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा डेटा है जो शायद आपके और मेरे तक अवेलेबल ही नहीं है। हम जो एनालाइज करते हैं ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता है। किसी बिजनेस में क्या चल रहा है, किसी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वो डेटा हमारे पास तब आता है जब कोई सर्वे हो गया या किसी ने रिसर्च रिपोर्ट निकाल दी है ना। हम और आप तो रिसर्च रिपोर्ट निकालते नहीं, क्योंकि इसका रियल टाइम डेटा ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है इकोनॉमी के अंदर, जिसको लेकर के सारे परेशान हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा जो पर्सनली मेरा ओपिनियन है, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, मेरा पर्सपेक्टिव है। यहाँ से मैं आपको अपना ओपिनियन बताने वाला हूँ। इसको साबित करने के लिए मेरे पास बहुत सारा डेटा नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये है कि 2 डेकेड तक जो इंडिया है वो शानदार तरीके से ग्रो करता हुआ आया। 2003 से लेकर के 2023 तक इंडिया ने दबा करके ग्रो करा है। लेकिन जो चाइना की ग्रोथ थी वो 9% से ऊपर के जीडीपी पे थी, हमारी बीच बीच में 5% तक भी चली गई है। तो पहली चीज़, हम चाइना वाली स्टोरी को रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं। हमारी उम्मीद ये थी कि 2030 तक हम 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे और कुछ टाइम में शायद हम 2nd लार्जेस्ट बन जाएंगे, लेकिन ये चीज़ होते हुए नहीं दिख रही। हमारी जो करेंसी है वो वीक हो गई, जिस वजह से हमारे जीडीपी के नंबर बढ़ते भी चले जाएं तो एग्जैक्टली हमें बेनिफिट इससे नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इंपोर्ट इतना करा लेते हैं कि हमारी करेंसी वीक होगी तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो चाइना की करेंसी है जब वो गिरती है ना तो भी उसे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाहर का पैसा कंट्रोल करता है कि कितना पैसा चाइना में आएगा और कितना पैसा चाइना से जाएगा। इसी वजह से आप देखोगे बहुत ही ओपन इकोनॉमी नहीं है चाइना की। कोई भी बहुत बड़ा एफआई एकदम से भर करके पैसा नहीं डाल सकता, सेलेक्टिव चीजें वहां पर मिलेगी, ठीक है। ये चीज इंडिया में भी हुई है कि इंडिया का जो पैसा है वो बाहर नहीं जा सकता। अगर आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो तो 10 लाख रुपए से ज्यादा आप एक साल के अंदर बाहर पैसा नहीं भेज सकते, अदरवाइज टीसीएस आपके ऊपर लग जाएगा। हाँ, वो टीसीएस आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन लग जाएगा, तो ये भी एक रिस्क है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आईएनआर अगर बाहर जाएगा तो जो आईएनआर है वो और ज्यादा वीक होगा। लेकिन अगर आप चाइना से कंपेयर कर रहे हो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, तो याद रखना जो चाइना है वो डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है। तो ये 10 लाख वाला जो कैप है ये आईएनआर को बचाने के लिए ठीक है, बट डेमोक्रेसी के लेवल पर इतना कुछ खास नहीं हो रहा। अदर देन दैट, अगर आप देख रहे हो कि भाई मैं 20 साल या 30 साल तक इन्वेस्ट करने वाला हूँ, बात ठीक है, आपको 20 साल 30 साल इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको शायद सब ने बताया होगा, एक आधी बार शायद मैंने भी बोला होगा, यार पास्ट रिटर्न देखो, पास्ट में ये हुआ है तो आगे चल करके हो सकता है, बात ठीक है। लेकिन जो स्टोरी है वो चेंज हो गई है। जापान के लोग, इंडोनेशिया के लोग, वियतनाम के लोग, यूके के लोग, किसी भी कंट्री की बात कर लो आप, जो एक टाइम पे बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, जिसको नेक्स्ट बिग थिंग बोला जाता था, ये चीज़ चाइना के लिए यूज़ हो चुकी है, जापान के लिए, वियतनाम के लिए और ना जाने कितनी अलग कंट्रीज के लिए, और हमारे लिए भी 2017 में यूज़ हुई है। क्या उनके लोगों को नहीं लगा था कि उनकी इकोनॉमी कोलैप्स करेगी या उनकी जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन करेगी? किसी को भी नहीं लगता, हर इंसान अपने देश से प्यार करता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सच्चाई आपको दिख रही है, लेकिन आप उसको मानो या ना मानो ये आपकी कॉल है। तो बेसिकली मैं बोलना क्या चाहता हूँ ये सारी चीज़ें घुमा फिरा करके कि देखो यार, इंडिया के अंदर स्लो डाउन दिख रहा है, हो सकता है आगे रिकवर हो सकता है आगे रिकवर ना हो। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, मेरा 3 साल 5 साल के लिए अगर मैं देखूं तो 3 साल 5 साल में मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं दिखता। लेकिन अब ये कांस्टेंट नहीं रहा मेरे पर्टिकुलर केस के अंदर, आपके लिए हो सकता है आज भी कांस्टेंट हो, जो ग्रोथ है वो ठीक है आपके लिए हो सकती है। मैं एक डेटा ड्रिवन इंसान हूं, मुझे जो चीज़ डेटा पे दिखती है मैं उसके ऊपर काम करता हूं। इमोशन और इन्वेस्टिंग, इन दोनों चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा अलग रखता हूं। तो मुझे ये चीज़ समझ आती है कि जो ग्रोथ है, फ्यूचर ग्रोथ है, वो करंट सिचुएशन के हिसाब से तो अभी थोड़ी खतरे में ही दिख रही है, करेंसी भी डेप्रिशिएट हो रही है। तो मैं अभी तक ये कह रहा था कि मैं अपने पोर्टफोलियो का 20 से 30% यूएस में इन्वेस्ट करूंगा। अब मैं इसको 30% से 35% यूएस हो गया, चाइना हो गया, अलग अलग नेशन में इन्वेस्ट करूंगा थ्रू ईटीएफ, क्योंकि ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करना आसान है, ठीक है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, मैं आपको अपना प्लान बता रहा हूं यहां से क्या मुझे लगता है। क्योंकि अगर मैं बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाता, यूएस में इन्वेस्ट करता हूं और मेरा जो करेंसी डेप्रिसिएशन है इंडिया के अंदर 3 से 5% के आसपास हो जाता है, तो मेरा सूखा सूखा प्रॉफिट ही करेंसी के अंदर 5% का हो जाएगा। और इन सब के बाद किसी भी रीजन से किसी भी देश के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, इंडिया में आती है, यूएस में आती है, मेरे पास दूसरी करेंसी है जो कि बैक कर पाए। क्योंकि आप देखोगे डॉलर भी बहुत ज्यादा सेफ नहीं है आज की डेट में। युआन के थ्रू ट्रेड कर रहा है इंडिया, ईरान से ऑयल ले रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, डॉलर पेट्रो जो एक्ट था उसके ऊपर संकट आ चुका है, इंडिया की आईएनआर वीक हो रहा है। इसी वजह से ईरान ने बोला कि नहीं भाई, आप हमसे युआन में ट्रेड करो, क्योंकि मैं चाइना से बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, आपसे तो उतना ट्रेड करता नहीं। तो जियोपॉलिटिकल लेवल पर ये एक रिस्क है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। पाकिस्तान मीडिएटर कर रहा है
ईरान और यूएस की वॉर खत्म होने में, जो कि मुझे लगता है इंडिया को करना चाहिए था या किसी भी दूसरी कंट्री को जो कि खुद को पावरफुल कंट्री कहती है। वहां पर भी हम थोड़ा सा पीछे उठते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद अब यहाँ पे लोग बीजेपी और कांग्रेस करने लगेंगे, लेकिन यार सिंपल सी बात मैं आपको ये बता दूं, ना आपको बीजेपी बचाने आएगी, ना आपको कांग्रेस बचाने आएगी, ना ही आपको आपकी पार्टी बचाने आएगी, आपको कोई बचाने नहीं आएगा। इन सब के जो बड़े नेता हैं, इनके बच्चे ऑलरेडी आउट ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। इन सब के जो बच्चे हैं, इन्होंने कभी भी इंडिया के अंदर किसी स्कूल के अंदर नहीं पढ़ा, इंडिया के किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर नहीं पढ़ा। इनके पास कोई ऐसा मेजर मोटिव नहीं है कि भाई आपके बच्चों के लिए ये गवर्नमेंट स्कूल को सही करे, आपके बच्चों के लिए सिस्टम सही करे, क्योंकि अगर यहाँ पर मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो मुझे वो चीज़ सही करनी पड़ेगी। जैसे नेपाल के अंदर ये चीज़ होना शुरू हो चुका है। जो नेपाल का नया पीएम कहते हैं वहाँ पे, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, वो कह रहा है कि हमारे देश के जो मेन रोल पे बैठे हुए हैं लोग, मिनिस्टर्स हैं, उनके बच्चे उन्हीं के देश में पढ़ेंगे। जो जेंजी प्रोटेस्ट होने से पहले नहीं था, उनके बच्चे बाहर पढ़ते थे। और ये सेम चीज़ चाइना ने अप्लाई करी है, और यही सेम चीज़ काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में अप्लाई हुई है कि जो भी टॉप मिनिस्ट्री पे बैठे हुए लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं वो उसी देश में रहेंगे, उसी देश में, उसी रोड पे, उसी चीज़ों में काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, उनके लिए एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने का मोटिव आएगा। वो चाहेंगे कि उनका जो देश है वो ग्रो कर पाए। वो चीज़ मुझे एज ऑफ नाउ मिसिंग लगती है। सो मैं ये बोलूँगा कि हाँ, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडिया के अंदर ग्रोथ आ सकती है, लेकिन मैं सिर्फ रिस्क नहीं ले सकता कि सिर्फ इंडिया के ऊपर रिस्क लिया जाए। आउट ऑफ इंडिया भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि अगर आप एक बहुत बड़े देशभक्त हो, तो आप देशभक्त नहीं हो कि सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप इस तरीके से सोचो कि क्या आप पूरा पैसा सिर्फ एक स्टॉक में लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। देशभक्ति होती है आप टैक्स दो, आप जो लोग, जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी ज़रूरतें पूरी करो, उनकी हेल्प करो, इसको कहते हैं देशभक्ति। आप गवर्नमेंट को पूरा टैक्स दो जितना आप दे सकते हो, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी दो, नए लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बनाओ, उनको जॉब दो। इसको आप देशभक्ति कह सकते हो। अपने पैसों के साथ अगर आप रिस्क ले रहे हो सिर्फ एक जगह आकर के, तो वो देशभक्ति नहीं है। अगर मैं डॉलर में पैसा कमाऊंगा इन फ्यूचर, जब मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा, हो सकता है लॉस भी हो जाए, तो इस सिचुएशन में जो टैक्स आएगा वो गवर्नमेंट को मिलेगा। ऐसे मैं अपने देश को सपोर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ नारे लगा करके सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अगर आप एक रियल में देशभक्त हो तो टैक्स दो और टैक्स देने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, राइट। तो ये मेरा एक छोटा सा ओपिनियन था। वीडियो लंबी हो गई, ज्ञान ज़्यादा हो गया, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। मुझे लगा कि मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैं कुछ टाइम से वीडियो भी नहीं बना रहा था, क्योंकि मैं ये सारे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं और रिसर्च कर रहा हूँ। जब मेरे को एक रियल पाथ मिलेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बट अभी तक जो मुझे मिला ये मैंने आपके साथ शेयर करा है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इन्वेस्ट करो यार, लेकिन स्विंग ट्रेड करो। 2-3 साल 5 साल का विजन रखो। 20 साल का विजन, समझ रहे हो आप? 20 साल बहुत बड़ा नंबर होता है। 20 साल में कौन कहाँ होगा किसी को कुछ नहीं पता। आई होप आप समझ पाओगे। बाय।